Nepotism might not be real or may be real. Favoritism is real. Favorite work opportunities in this industry are created at lunches, dinners, parties, many times. So if you are not a part of these lunches or dinners or parties or relationship family circles, you lose out on those work opportunities. You have to be talented, but you also have to have a great PR game. My PR game sucks. Directors and producers look beyond that PR game and look at my talent and give me work for my talent. Because maybe I'm not a favorite. Hey guys, welcome back to the channel. Today let's talk about Parineeti Chopra and why don't we see Parineeti Chopra in mainstream movies anymore. वो कहाँ गायब हो गई है. एक वक्त था जब उन्हें बॉलीवुड का नेक्स्ट बिग थिंग बोला गया था. उनकी पहली लीड फिल्म इश्कज़ादे एक ब्लॉकबस्टर हिट थी जिसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला. उनका रॉ टैलेंट और नेचुरल स्क्रीन प्रेजेंस देखकर लोगों ने कहा कि ये लड़की नेपोटिज्म गैंग को टक्कर देगी. लेकिन उसके ठीक अपोजिट उसी साल एक और एक्ट्रेस डेब्यू करती है एंड दैट इज आलिया भट्ट. स्टूडेंट ऑफ द ईयर से आलिया भट्ट ने अपना डेब्यू किया और उसमें आलिया बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी हुई. लोगों ने उन्हें सिर्फ एक ग्लैम डॉल बोला जिसे एक्टिंग का ये भी नहीं आता. लेकिन आज की क्या रियलिटी है? आज आलिया भट्ट टॉप पर है और परिणीति मेन स्ट्रीम से लगभग आउट है. आखिर ऐसा कैसे हुआ कि जिसे पहली फिल्म पर गालियां पड़ी वो क्वीन बन गई और जिसे स्टैंडिंग ओवेशन मिला वो गायब ही हो गई? क्या ये सिर्फ टैलेंट का खेल था? एब्सोल्युटली नॉट. आज इसके पीछे का असली सच आलिया भट्ट की डेस्परेशन, उनका गॉडफादर सिस्टम और उनकी अग्रेसिव पीआर मशीनरी को खोलकर डिकोड करते हैं. देखो, सबसे बड़ा सच तो यही है कि आलिया भट्ट के पास एक ऐसी छतरी है जो पूरे बॉलीवुड में किसी के पास नहीं है एंड दैट इज करण जौहर. आलिया के लिए इंडस्ट्री में एक सेफ्टी नेट बनाया गया. जब उन्हें सॉटी के लिए क्रिटिसिज्म मिला तो उन्हें ड्रॉप करने की बजाय उनके गॉडफादर ने उन्हें ढूंढ कर हाईवे जैसी स्क्रिप्ट्स लाकर दी ताकि उनका इमेज मेकओवर हो सके. लेकिन बात सिर्फ गॉडफादर की नहीं है, बात है आलिया भट्ट की एक्सट्रीम डेस्परेशन की. इंडस्ट्री में ये एक ओपन सीक्रेट है कि आलिया अपने रोल्स को लेकर इस हद तक डेस्परेट हो जाती है कि वो दूसरी एक्ट्रेसेस के हाथ से प्रोजेक्ट्स छीन लेती है. उड़ता पंजाब के वक्त उन्होंने एडमिट किया था कि उन्होंने शाहिद कपूर से स्क्रिप्ट मांगी, करण जौहर से कहा और उस रोल के लिए तब तक पीछे पड़ी रही जब तक उन्हें वो रोल मिला नहीं. डियर जिंदगी के लिए भी जब उन्हें पता चला कि कोई और एक्ट्रेस शॉर्टलिस्ट हुई है एंड दैट वाज कैटरीना कैफ जो अब जाके रिवील हुआ है, तो उन्होंने रोना धोना करके मैनिपुलेट करके करण जौहर के साथ मिलकर उस फिल्म के डायरेक्टर को फोर्स करके कैटरीना कैफ का रोल छीन लिया. फिर एग्जाम्पल ले लो गंगूबाई और RRR के वक्त भी उनका अनबैश्ड ऑब्सेशन दिखा कि बड़े डायरेक्टर्स की हर बड़ी फिल्म उनकी ही झोली में गिरनी चाहिए. यहाँ पे एक चीज तो बहुत साफ साफ रिवील होती है कि आलिया भट्ट को नॉर्मल तरीके से प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते. वो उसको छीन के लेती है, चुन के लेती है. वो अपने रोल्स के लिए फाइट करती है, रोती है, मैनिपुलेट करती है. नाउ इमेजिन जब आपके पीछे एक पूरा कॉर्पोरेट स्टूडियो और केजो जैसा इंसान खड़ा हो तो आप बाकी एक्ट्रेसेस का पत्ता आसानी से कट कर सकते हो. Now let's talk about परिणीति चोपड़ा. तो 2012 और 2024 के बीच में परिणीति बैक टू बैक सॉलिड परफॉर्मेंसेस दे रही थी. लेडीज वर्सेस रिकी बहल, इश्कज़ादे और हंसी तो फंसी. शी वॉज द डार्लिंग ऑफ क्रिटिक्स. वहीं आलिया भट्ट कहीं पर नहीं दिख रही थी. डायरेक्ट 2014 में हमें वो हाईवे में दिखी और हाईवे करके उसने सबका मुंह बंद कर दिया. टाइमलाइन यहाँ पे आप नोटिस करना, 2015 से 2016 के बीच में एक टर्निंग पॉइंट आया. ये वो फेज था जहाँ पे परिणीति ने सबसे बड़ी गलती की. परिणीति ने अपने करियर के पीक पर आ चुकी थी पर उन्होंने वहां से लगभग 2 साल का एक लंबा ब्रेक ले लिया. उनका फोकस एक्टिंग से हटकर कंप्लीटली फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन और वेट लॉस पर चला गया. The advice that was given to me was just lose weight, become glamorous, just do the typical heroine stuff. And I went down that path and I tried to be glam. I tried to do just commercial films. I tried to do films where I had 2 songs and a guest appearance and nothing more from it. And I remember somebody said, listen, you really need to lose weight. You should hire this trainer and this trainer will charge you like 2 lakhs a month. And then you also get a nutritionist and the nutritionist will cost 2 lakhs a month. And I was like, I said, I don't have 4 lakhs a month to pay. If you can't afford it, then you shouldn't be in this profession. And I just felt like that's so wrong on शोबिस का एक क्रूल रूल होता है एंड दैट इज आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड. जब परिणीति जिम में अपनी बॉडी पे फोकस कर रही थी, ठीक उसी वक्त आलिया भट्ट ने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए. जैसे कि मैंने आपको कहा, उड़ता पंजाब, कपूर एंड सन्स एंड डियर जिंदगी जैसी फिल्म्स करके उसने पूरे मार्केट पे कब्जा कर लिया. 2017 से लेके 2020 का फेज आता है जहाँ पे परिणीति चोपड़ा कमबैक करती है मूवी मेरी प्यारी बिंदु से. तब तक उनकी जगह बहुत सारी नई एक्ट्रेसेस आ चुकी थी. उन्होंने कुछ ऐसी स्क्रिप्ट्स चॉइसेस की जैसे कि नमस्ते इंग्लैंड और जबरिया जोड़ी जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरीके से क्रैश हो. श्योर आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिसने ये मूवी का नाम भी नहीं सुना होगा. दूसरी तरफ आलिया ने राजी और गली बॉय जैसे हिट फिल्म देकर खुद को बॉक्स ऑफिस क्वीन बना दिया.
लेकिन हम सबको पता है कि ये सिर्फ आलिया की किस्मत का खेल नहीं है, ना ही टैलेंट का खेल है। इसके पीछे बहुत बड़ी स्ट्रेटेजीज। आलिया के पास धर्मा प्रोडक्शन है और करण जौहर है। बिना अपने सेफ्टी नेट के आलिया भट्ट भी आज वहाँ नहीं होती जहाँ पर आज वो है। भले आलिया भट्ट अपनी पहली फिल्म में बहुत क्रिटिसाइज हुई, लेकिन उनको बैक टू बैक चांसेस मिले। उन्हें ढूंढ ढूंढ कर हाईवे जैसी मूवी दी गई। और परिणीति भी प्रियंका चोपड़ा की रिलेटिव है, वो भी सेमी इंसाइडर जरूर है, पर उन्हें भी YRF का सपोर्ट जब तक मिला तब तक उनकी मूवीज काम कर रही थी, चल रही थी। बॉलीवुड में आउटसाइडर्स और सेमी इंसाइडर्स के लिए मार्जिन ऑफ एरर बहुत छोटा होता है। आपकी 2 फिल्में पीटी और इंडस्ट्री अगले चेहरे पर मूव ऑन कर लेती है। तो परिणीति की सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि जब उन्होंने 2015 में ब्रेक लिया तो इंडस्ट्री में एक बहुत ही गलत मैसेज चला गया कि शी इज चूजिंग बॉडी इमेज एंड वेट लॉस ओवर गुड स्क्रिप्ट्स, जबकि उनका USP उनका रॉ, बबली, अनफिल्टर्ड अवतार था। जब वो ट्रांसफॉर्म होकर वापस आई तो उन्हें वही पुराने एनर्जेटिक बबली गर्ल रोल्स दे दिए गए, जिसमें अब वो खुद फिट नहीं बैठ रही। और आलिया भट्ट का करियर बहुत ही कैलकुलेटेड रहा है। अगर वो एक कमर्शियली मासिव फिल्म करती है तो अगली फिल्म एक रॉ परफॉर्मेंस लेड होती है। परिणीति एक ही टाइप के टेम्पलेट में फंस गई है। जब उन्होंने संदीप और पिंकी फरार या द गर्ल ऑन द ट्रेन जैसे सीरियस रोल्स को चुने तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब बात करते हैं कि ये दोनों अपने करियर में कहाँ स्टैंड करती है। आलिया भट्ट अभी टॉप टियर पोजीशन पर है। वो अभी संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर की शूट कर रही है और उनकी YRF स्पाई यूनिवर्स फिल्म अल्फा आने वाली है। वो प्रोड्यूसर है, ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर है और उनकी पर्सनल लाइफ में रणबीर कपूर और बेबी रहा है। परिणीति अब सिलेक्टिव काम करती है। नेटफ्लिक्स पे उनकी फिल्म आई थी अमर सिंह चमकीला, उसमें परिणीति को उनके परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज्यादा प्रेजेस मिली, जिसने ये प्रूव किया कि टैलेंट उनमें कूट कूट कर भरा है, बस उन्हें सही डायरेक्शन चाहिए थी। फिल्म्स के अलावा परिणीति ने अब म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना एक अलग रास्ता चुना है, जहाँ वो लाइव सिंगिंग और डिवोशनल म्यूजिक प्रोजेक्ट्स कर रही है। उन्होंने रिसेंटली पॉलिटिशियन राघव चड्ढा से शादी की है और अभी उनका मेन फोकस उनकी पर्सनल लाइफ और म्यूजिक पर है। अब आते हैं आलिया भट्ट के सबसे चालाक गेम पर, एंड दैट इज आलिया भट्ट की PR मशीनरी। आलिया की PR टीम ने एक बड़ा स्मार्ट नैरेटिव सेट किया है दैट आलिया इज द ग्रेटेस्ट एक्ट्रेस एवर। अगर उनकी कोई फिल्म एवरेज भी होती है तो उनका PR उसे मास्टरपीस घोषित कर देता है। उन्हें हर हाल में अवार्ड दिलवाए जाते हैं, चाहे दूसरी एक्ट्रेसेस ने उनसे बेहतर काम किया हो। उन्हें हर बड़ी फिल्म का फेस बनाया जाता है क्योंकि उनके पीछे एक सिस्टमैटिक इकोसिस्टम काम कर रहा है जो आउटसाइडर्स को डोमिनेट करने के लिए बना है। वहीं दूसरी तरफ थी परिणीति चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा की कजिन होने के बाद भी उनके पास ऐसा कोई गॉडफादर नहीं था जो उनके लिए डायरेक्टर्स को कॉल करके बोल सके कि मेरी बेटी को फिल्म में ले लो। तो भले ही परिणीति को YRF ने लॉन्च किया, बट 2-3 फिल्में फ्लॉप होने के बाद उनको रीलॉन्च करने के लिए कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस आगे नहीं आया। बॉलीवुड का एक सच ये भी है कि आउटसाइडर्स और सेमी इनसाइडर्स के लिए मार्जिन ऑफ एरर 0 होता है। आपकी 2 फिल्में पिटी और इंडस्ट्री आपको भूलकर अगले फेज पर चली जाती है। जबकि ऑन दी अदर हैंड आलिया भट्ट अगर 5 फ्लॉप भी दे दे एक साथ में तो भी उन्हें संजय लीला भंसाली और YRF स्पाई यूनिवर्स की फिल्म में लाइन से मिलती रहेगी। सो एट द एंड ऑफ द डे परिणीति और आलिया का करियर ग्राफ हमें सिखाता है कि बॉलीवुड में सिर्फ टैलेंट होना काफी नहीं होता है। अगर आपके पास छीन झपाट करने की डेस्परेशन ना हो, मैनिपुलेट करने के लिए गॉडफादर ना हो और हर छोटी चीज को बड़ा दिखाने वाली PR टीम ना हो तो इंडस्ट्री आपको साइडलाइन कर देती है। परिणीति एक प्योर टैलेंट है और उनका साइडलाइन होना बॉलीवुड के इसी डार्क साइड का सबसे बड़ा सबूत है। आपको क्या लगता है कि आलिया भट्ट ने परिणीति और बाकी आउटसाइडर्स का करियर मैनिपुलेट किया? मुझे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताना। मिलेगी बहुत ही जल्द ऐसे ही अगले पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।